हेलो एवरीवन, ऑफ मोशन के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में हम जानेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, इनर्शिया एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ, और न्यूटन सेकेंड लॉ पर हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल विच इज एन अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? सिंपली एक पुश और पुल है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। या तो वो स्टेट चेंज हो सकता है या चेंज नहीं हो सकता है। अगर चेंज हो गया फिर भी हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, या फिर अगर चेंज नहीं होता है तब भी हम कहेंगे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये कंप्लीटली एक्सटर्नल इफेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उस पर यदि फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश करेगा या फिर ला देगा। ठीक है, यदि मोशन में ला देता है तब तो वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यदि नहीं भी लाता है तब भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, थर्ड है स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी को या तो वो स्टॉप कर देगा या स्टॉप करने की कोशिश करेगा। फोर्थ पॉइंट है अपना चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन। यानी कि हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो मे बी डायरेक्शन चेंज कर दे या फिर डायरेक्शन चेंज ना करे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन के लिए आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आपको डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी आप केवल देख लीजिए। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। मास इंटू एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन क्या होता है? एक्सलेरेशन का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सलेरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सलेरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सलेरेशन। तो यहाँ से आपको एक्सलेरेशन का डायमेंशन आ जाएगा। तो एक्सलेरेशन का डायमेंशन क्या होगा? तो आपको वेलोसिटी का भी याद होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT-1 अपॉन टी। तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया LT-2। तो एक्सलेरेशन का डायमेंशन हमने यहाँ लिखा LT-2 और मास का डायमेंशन लिखा हमने m। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया? m L⁻⁻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 ⁻
ठीक है। तो अब आपके पास डायमेंशन आ गया, तो अब आप उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो मास का एसआई यूनिट क्या हो, केजी होगा, केजी लिखेंगे, लेंथ का मीटर लिखेंगे और टाइम का सेकेंड लिखेंगे। तो ये -2 है तो टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या हम बोलते हैं, न्यूटन, NEWTON। इसको शॉर्ट में आप एन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। यानी कि किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट करवाने में जो हमें फोर्स देना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। 1 न्यूटन क्या होता है, किसी भी
1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा उसको हम बोलेंगे 1 न्यूटन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हमें इनर्शिया को पढ़ना होगा, ठीक है। हम पहले समझेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है, कि इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ ए बॉडी पर डिपेंड करता है। और ये क्या है, inertia has no units, inertia has no units and dimension. Two body of equal mass, one in motion and another is rest, possess same inertia because it is a factor of mass only and does not depend on velocity, ठीक है। तो क्या होता है कि इनर्शिया जो है केवल मास पर डिपेंड करता है। तो यदि दो बॉडी मान लेते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए जो है मोशन में है, ए मोशन में है और बी रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो दोनों का इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है तो इनर्शिया क्या होता है, केवल मास डिपेंडेंट है। तो मास डिपेंडेंट है तो दोनों का इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनर्शिया के टाइप्स। तो इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। क्या होता है कि व्हेन ए हॉर्स स्टार्ट सडनली द राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। आपने देखा होगा कि कोई आदमी जब किसी घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़ा क्या होता है कि सडनली मूव करता है, तो वो जो आदमी बैठा हुआ है वो पीछे की ओर फॉल होता है। तो इसका मतलब है वो क्या, ये आदमी बैठा हुआ है तो ये आदमी इनिशियली रेस्ट पर है और घोड़ा क्या है, सडनली क्या करता है, आगे की ओर मूव करता है। तो ये आदमी पीछे की ओर फॉल करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। वो आदमी रेस्ट में ही रहना चाहता है, बट क्या है कि घोड़ा आगे की ओर सडनली मूव किया, इस वजह से वो आदमी जो है वो पीछे की ओर फॉल कर गया, ठीक है। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, जब आपने देखा होगा कि बस एकदम से जब रुक जाती है तो पैसेंजर क्या होता है, आगे की ओर फॉल करता है। यानी कि पैसेंजर जो है वो मोशन में है बस के साथ, लेकिन बस के ऊपर ब्रेक लग गया, लेकिन वो जो आदमी है वो इनर्शिया के कारण क्या है, मोशन में ही रहना चाहता है। इस कारण क्या होता है कि आदमी आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि जब कार सडनली टर्न करती है तो आदमी क्या है कि वो जो जैसे मान लेते हैं ये टर्निंग है, तो कार ऐसे टर्न कर रही है, तो इस कार के अंदर जो आदमी है वो इस ओर झुक जाता है, ठीक है। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया है कि
फर्स्ट लॉ कहता है ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर वो रेस्ट पर है या फिर वो मोशन में है, तो वो अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पर है, तो फर्स्ट लॉ कहता है ये तब तक रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट ए तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ठीक है, उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट बी है जो कि मोशन में है। ओके, ये मोशन में है तो ये तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना हो। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ देखते हैं हम लोग। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। ठीक है, ये अभी आपको मे भी समझ में ना आ रहा हो बट आप क्या करें, इसको याद कर लें। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी होता है और पी यहाँ क्या है, मोमेंटम है और पी इक्वल्स टू होता है एम वी। ठीक है, तो पी की जगह हम एम वी यहाँ पुट करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एम वी बाय डी टी। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इक्वल्स टू के डी एम वी बाय डी टी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, के को 1 ले लेते हैं, के इक्वल्स टू 1। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, डी एम वी बाय डी टी। तो एम और वी में चेंज क्या होने वाला है, वेलोसिटी चेंज होने वाला है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो एम को बाहर लाएंगे तो एफ इक्वल्स टू एम डी वी बाय डी टी। अब डी वी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ए इक्वल्स टू हमने पढ़ा है डी वी बाई डी टी होता है, तो यहाँ से आ गया एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है तो एफ इक्वल्स टू एम ए, ये आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या आ गया, एफ इक्वल्स टू एम ए आ गया अपना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू एम ए वेयर एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड एंड ए इज एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ए ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन दिस डस्ट इज फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 50 kg पर मिनट। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड। डी एम बाई डी टी क्या दिया हुआ है, 50 kg पर मिनट दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। यहाँ पर देखिए इस ट्रेन के ऊपर क्या है कि डस्ट गिर रहा है
तो जब डस्ट गिर रहा है तो क्या हो रहा है, मास जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हमने सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा है, F इक्वल्स टू डी एम वी बाय डी टी। तो यहाँ देखिए v क्या है, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अब ये जो डस्ट फॉल कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि ट्रेन को जो है v कांस्टेंट रखना है। तो v कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा ताकि v डिक्रीज ना हो, क्योंकि ट्रेन का जो वेट है वो बढ़ रहा है। तो F इक्वल्स टू डी एम बाय डी टी इंटू वी। तो डी एम बाई डी टी कितना है, 50 kg पर मिनट इंटू वेलोसिटी। तो 50 kg पर मिनट है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड है, और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट है kg पर सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, 100/6, तो 50/3। अब देखिए आप यूनिट को भी यहाँ साथ में मल्टीप्लाई करके निकालिए। यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट आ गया। अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, और हमें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था। यानी कि हम यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है वो सही है। ठीक है, हमने सॉल्व जो किया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉर 10 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स कितना अप्लाई किया गया, 10 न्यूटन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 kg, और डेल्टा टी है 10 सेकेंड। तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होगा, F डेल्टा टी। तो F डेल्टा टी, तो F का वैल्यू है 10 न्यूटन और डेल्टा टी का वैल्यू है 10 सेकेंड। तो 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से आप यूनिट से चेक कर लेते हैं कि ये जो मेरा आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं। तो आप यूनिट देखिए, ये मेरा आउटकम क्या है, मोमेंटम है आउटकम। तो इसका यूनिट ये आया है, तो हम मोमेंटम का यूनिट निकाल के देख लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, mv, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड। यही आया है, यानी कि मेरा सही है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।